नमस्ते दोस्तों, आप सबका ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज में स्वागत है। हम इस पूरे सीरीज में ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं और आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे वो है द यूनिवर्स। सो ज्योग्राफी का हर एक टॉपिक आपका कवर होगा और हर एक टॉपिक के आपकी एमसीक्यूज की ऐसी प्रैक्टिस कराई जाएगी कि आपको एग्जाम में वहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो रेगुलरली इस सीरीज में बने रहिए। सो एमसीक्यूज सॉल्व करना है मेरे साथ साथ और आपका जो भी स्कोर आएगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में आपको इन्फॉर्म भी करना है। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ यूनिवर्स बिफोर द ऑकरेंस ऑफ बिग बैंग कैन करेक्टली डिस्क्राइब बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स? ए नेबुला, बी सिंगुलैरिटी, सी पॉइंट या फिर डी एटम। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी सिंगुलैरिटी। सो जो बिग बैंग थ्योरी है वो थियोरी को कहा जाता है एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। तो आपको ये बता दूं कि इस थियोरी का ये कहना है कि जब हमारा यूनिवर्स बनने का था, यानी हम बिगिनिंग की अगर बात करें तो जितना भी मैटर्स है जिससे हमारा यूनिवर्स बना है वो एक ही जगह थे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, और ये एक टाइनी बॉल था। तो हमारा यूनिवर्स एक छोटा सा टाइनी बॉल था, जैसे आप इस डायग्राम इस फिगर में देख सकते हैं, और इसको सिंगुलर एटम कहा जाता है। और ये जो टाइनी बॉल था इसकी साइज जो थी वो वॉल्यूम अगर हम कहेंगे तो बहुत ही अनइमेजिनेबली छोटा सा वॉल्यूम था। इसका टेम्परेचर भी इनफाइनाइट था और इसकी डेंसिटी भी इनफाइनाइट हुआ करती थी इस टाइनी बॉल की। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो हमारा यूनिवर्स था वो एक सिंगल बॉल की तरह था, एक टाइनी बॉल था, इसलिए इसको सिंगुलैरिटी वाली थियोरी कहते हैं। तो बिग बैंग ये कहता है कि ये जो टाइनी बॉल था जोर से एक्सप्लोड हो गया, ये फट गया। यहाँ पे आप जैसे एक्सप्लोजन देख सकते हो, और फिर ये एक्सप्लोड होने के बाद वायलेंटली ये एक्सप्लोड यानी फट जाने के बाद इस कारण बहुत एक्सपांशन होता है यूनिवर्स का, और यूनिवर्स बढ़ता गया और आज आप यूनिवर्स इस तरह से देख सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो है सिंगुलैरिटी। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस इज करेक्ट? Option A, expanding universe hypothesis was proposed by scientist Edwin Hubble in 1920. Option B, Edwin Hubble provided the evidence that universe is expanding. Option C, both A and B. Option D, neither A nor B. और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। अब ए एंड बी इसीलिए क्योंकि आपको ये बता दूं कि एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस जो था ये मोस्ट पॉपुलर आर्ग्यूमेंट है कि जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है वो, तो पहले आपको ये बता दूं कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स या फिर हम कहेंगे एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस वो एडविन हबल में 1920 में दिया ही था। चलो ये तो कोई डाउट नहीं कि ये सही है। इस आर्ग्यूमेंट में इन्होंने ये कहा था कि ये एविडेंस भी दिए थे कि जो यूनिवर्स है, जितना भी हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपांड होते जा रहा है। तो यूनिवर्स एक्सपांड होगा और इसीलिए जो गैलेक्सीज जो पास हुआ करती थी ये कहीं ना कहीं दूर दूर जाते जा रही है, क्योंकि हमारा यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है। गैलेक्सीज आर मूविंग अपार्ट फ्रॉम द पैसेज ऑफ टाइम, अपार्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इस तरह से एक एक्सप्लेनेशन जो एडविन हबल है उन्होंने दिया था, और इनके जो हाइपोथेसिस उसको एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस कहा जाता है। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट अबाउट स्टोरी ऑफ स्टेट ऑफ अर्ली यूनिवर्स? तो स्टेट ऑफ अर्ली यूनिवर्स के बारे में आपको देखना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वाज नॉट इवन। ऑप्शन बी, डिफरेंस इन द डेंसिटी लेड टू डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ऑप्शन सी, गैलेक्सी स्टार्टेड फॉर्मिंग बाय एक्यूमुलेशन ऑफ अ लार्ज क्राउड ऑफ हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। और ये जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब है डी, नन ऑफ द अबव। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी ये तीनों भी ऑप्शंस एकदम करेक्ट है, क्योंकि आपको नॉट करेक्ट वाले ऑप्शन पूछे थे, तो सभी करेक्ट होने के कारण नॉट करेक्ट वाला एक भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। सो इसका एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूँ। तो आपको जैसे मैंने बताया कि सभी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपको ये बता दूं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी है यूनिवर्स में, पहले के यूनिवर्स में, वो बिल्कुल एक जैसी नहीं थी। यानी हम पहले यूनिवर्स में बोलेंगे तो कहीं किसी जगह पे हम कहेंगे मैटर और एनर्जी ज़्यादा थी, कहीं पे कम थी। तो ये सब बातें यहाँ पे हो सकती थी यूनिवर्स में। सो ये इनिशियल डेंसिटी डिफरेंसेस के कारण, यानी अलग अलग जगह पे अलग अलग डेंसिटी होने के कारण, ऐसा समझ जाओ यहाँ अलग डेंसिटी, यहाँ अलग डेंसिटी, यहाँ अलग डेंसिटी। सो जितने भी यूनिवर्स में जो भी बॉडीज़ है उनके सबका ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है। अगर हम यूनिवर्स में अलग अलग बॉडीज़ देखें तो सबका ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है, और इसी कारण जो मैटर है ये कहीं ना कहीं इसके पास है, क्योंकि ग्रेविटेशनल
जो फोर्स है वो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। गैलेक्सीज जो होती है वो फॉर्म कैसे हुई, तो गैलेक्सीज फॉर्म हुई हाइड्रोजन गैस से। बहुत बड़ा क्लाउड था हाइड्रोजन गैस का, और इसी कारण जो गैलेक्सी है वो फॉर्म हुई है। आज के डेट में जो गैलेक्सीज आपको देखने मिलती है, गैलेक्सीज जो है उसमें नंबर ऑफ स्टार्स है, बहुत सारे स्टार्स आपको इस गैलेक्सी में देखने मिलते हैं। और गैलेक्सी ये वास्ट डिस्टेंस में स्प्रेड है, यानी हम कहेंगे कि थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स जो है उसमें एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी के बीच का डिफरेंस है। और जो डायमीटर है इंडिविजुअल गैलेक्सी का, ये एक गैलेक्सी ले लो, ये दूसरी गैलेक्सी ले लो, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 80,000 टू 1,50,000 लाइट ईयर्स, इतना, यानी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है दो गैलेक्सी में, इतना कि हम ट्रैवल भी नहीं कर सकते एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में, हम अपने ही गैलेक्सी में नहीं घूम सकते। तो ये गैलेक्सी में स्टार्स और प्लैनेट्स जो होते हैं ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। उसके बाद का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टेट ऑफ यूनिवर्स आर करेक्ट। तो यूनिवर्स के बारे में कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ करेक्ट है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है यूनिवर्स इज इन एक्सपांडिंग स्टेट। आपका सेकेंड स्टेटमेंट है द स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज इज इंक्रीजिंग। आपका थर्ड स्टेटमेंट है द डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज इज फाउंड टू बी इंक्रीजिंग एंड देयर बाय द यूनिवर्स इज कंसिडर्ड टू बी एक्सपांडिंग। आपका फोर्थ ऑप्शन है द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स स्टार्टेड ऑलमोस्ट 13 बिलियन ईयर्स एगो। आपको देखना है कि कौन से कोड्स इसमें से करेक्ट है। तो यहाँ जो भी स्टेटमेंट दिए उसमें से 1 and 2 करेक्ट है, या फिर 2 and 3 करेक्ट है, 1, 3 and 4 करेक्ट है, या फिर 1, 2, 3 and 4 सभी करेक्ट है। और आपको बता दूं कि जितने भी स्टेटमेंट्स यहाँ दिए हैं वो पूरे के पूरे करेक्ट है अबाउट स्टेट ऑफ यूनिवर्स। जो साइंटिस्ट एडविन हबल थे उन्होंने कहा यूनिवर्स जो है वो एक्सपांडिंग स्टेट में है, यानी हमारा जो यूनिवर्स है वो जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वो एक्सपांड होते जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। इसीलिए अब देखिए हमारा जो यूनिवर्स है वही अगर बढ़ते जाएगा, अगर ये पहले इतना था और फिर ये बढ़ के इतना बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा कि देखिए जो गैलेक्सीज इसमें हैं ये गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस भी कहीं ना कहीं बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा यूनिवर्स है वही खुद एक्सपांड हो रहा है। तो बिग बैंग थियोरी जो है वो मोस्टली एक्सेप्टेड थियोरी है अबाउट द जेनेसिस ऑफ यूनिवर्स के बारे में, एंड अकॉर्डिंग टू विच जो फॉर्मेशन है यूनिवर्स का वो ऑलमोस्ट 13.7 बिलियन ईयर्स एगो स्टार्ट हो चुका था और अब तक वो एक्सपांड होते जा रहा है और आज हम प्रेजेंट में पहुंच चुके हैं। तो आज 13.7 बिलियंस ईयर बीत चुके हैं कि यूनिवर्स का एक्सपांशन, यूनिवर्स बन के उसका एक्सपांशन शुरू हो चुका था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। तो हमारा जो यूनिवर्स फॉर्म हुआ है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जब बिग बैंग थियरी आने की थी तो बिफोर बिग बैंग थियरी यूनिवर्स वाज कॉन्सेंट्रेटेड इनटू सिंगुलर एटम, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट द सिंगुलर एटम एक्सप्लोडेड वायलेंटली विच लेड टू रैपिड एक्सपांशन। ऑप्शन आपका स्टेटमेंट 3 है प्रेजेंट रेट ऑफ एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स इज मोर देन इट्स इनिशियल एक्सपांशन। आपके कोड्स है जो आप में आपको सही जवाब ढूंढना है उसमें है A 1 and 3, B 1 and 2, C 2 and 3 या फिर D ऑल ऑफ दिस। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। तो देखिए सबसे पहले जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हमारा यूनिवर्स एक एक्सप्लोड होने के पहले एक टाइनी बॉल यानी सिंगुलर आइटम हुआ करता था। तो ये बहुत छोटे वॉल्यूम का था और बहुत इनफाइनाइट इसका टेम्परेचर और इनफाइनाइट डेंसिटी पहले ही क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ। बिग बैंग के बाद ये जो टाइनी बॉल था एक्सप्लोड हो गया और इसके कारण ह्यूज एक्सपांशन हुआ। जनरली एक्सेप्टेड ऐसा कहा जाता है कि इवेंट जो था बिग बैंग का वो आज से लेके 13.7 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था और जो एक्सपांशन हो रहा है वो प्रेजेंट डे तक अभी भी चल रहा है। स्टेटमेंट 3 ये पूरी तरह इनकरेक्ट है क्योंकि उसमें कहा है कि एज देयर वॉज पर्टिकुलरली रैपिड एक्सपांशन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आफ्टर बिग बैंग, है ना। तो बिग बैंग जैसा हुआ वैसे एक्सपांशन शुरू हो चुका था, बट उसके बाद जो एक्सपांशन था वो स्लो हो गया। तो स्टार्टिंग में एक्सपांशन बहुत फास्ट और धीरे धीरे स्लो हो गया। तो अभी जो प्रेजेंट रेट है एक्सपांशन का यूनिवर्स का वो अब इनिशियल एक्सपांशन से ज़्यादा नहीं है। जो स्टार्टिंग में एक्सपांशन हो रहा था उसका रेट ज़्यादा था, उसका जो स्पीड था वो ज़्यादा था, रेट ज़्यादा था, और आज का रेट जो है वो कम है। तो तीसरा जो स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है क्योंकि वहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा था कि प्रेजेंट रेट ऑफ एक्सपांशन इज मोर देन इट्स इनिशियल एक्सपांशन। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू आवर सोलर सिस्टम। ऑप्शन ए अर्थ इज द डेंसेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। Option B, the predominant element in the composition of Earth is silicon. Option C, the Sun contains 75% of the mass of solar system. Option D, the diameter of Sun is 190 times that of the Earth. और इस क्वेश्चन का सही जवाब है स्टेटमेंट ए
विथ रेफरेंस टू आवर सोलर सिस्टम, यही करेक्ट है। जो एवरेज डेंसिटी है अर्थ की वो हाईएस्ट है अमंग ऑल दी 8 प्लैनेट्स। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें अर्थ की डेंसिटी सबसे ज़्यादा, ये आपको याद रखना है। यानी ये अगर देखेंगे अर्थ की डेंसिटी तो 5.514 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इतने हमारे अर्थ की डेंसिटी है। और स्टेटमेंट बी, सी और डी जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की अगर बात करें अर्थ पे तो वो आयन है जो कि 32.07% है। उसके बाद ऑक्सीजन है जो कि 30.12% है, ये सेकेंड है। और सिलिकॉन जो है ये 15.12% है जो कि थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट है इन कंपोजिशन ऑफ अर्थ। सो अर्थ इन तीन चीज़ें अर्थ में आपको देखने मिलती है, बट सिलिकॉन ये थर्ड रैंक पे आता है। और उस स्टेटमेंट में दिया था कि अर्थ में सिलिकॉन सबसे ज़्यादा था। सन जो है उसमें 99.8% है ऑफ द मास ऑफ सोलर सिस्टम। तो जो डायमीटर है सन का वो रफली 109 टाइम्स ज़्यादा है अर्थ के डायमीटर से, यानी 109 टाइम्स बड़ा है सन हमारे अर्थ से, ये आपको याद रखना है। उसके बाद का आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, गिवन बिलो इज द लिस्ट ऑफ स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स, अरेंज द लिस्ट इन करेक्ट सीक्वेंस यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है कंडेंसेशन ऑफ क्लाउड गैस अराउंड द कोर, सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेटेसिमल्स, थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ लोकलाइज्ड गैस लम्प्स, फिफ्थ है फॉर्मेशन ऑफ कोर ऑफ गैस क्लाउड। आपके कोर्स है इसका आपको देखना है कि स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन में सीक्वेंस 1 2 4 5 3, 4 5 1 2 3, 2 1 4 5 3 या 4 2 1 5 3। आपको ये करेक्ट सीक्वेंस देखना है क्या है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट सीक्वेंस जो है स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स में वो है 4 5 1 2 3। यानी आपको याद रखना है सबसे पहले गैस के कुछ लम्प्स बने, गैस के कुछ लम्प्स बने, उसके बाद ये जो लम्प्स होते हैं इसमें कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स था, इस कारण इसके बीच में कोर बनता गया। ठीक है, तो यही है कि उसके बाद क्या बना, तो कोर बना, ये सेकेंड ऑप्शन। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन देखने मिल रहा है वो है कंडेंसेशन ऑफ गैस क्लाउड अराउंड द कोर। फिर ये जो कोर था इसके अराउंड जो ये गैस का क्लाउड है ये ठंडा होने लगा, ये कंडेंसेशन यहाँ पे आपको देखने मिला। और इस कारण इसके बाद ये ठंडा होने के कारण यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट जो थे वो आने लगे जिसको प्लैनेटेसिमल कहते हैं, यानी लार्ज बॉडीज जो है स्टार की वो बनने लगी, क्योंकि यहाँ से जो मटेरियल था वो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अब स्टिक होने लगा, ये तो ठंडा हो गया। अब बचा सिर्फ कोर, और कोर में कुछ मटेरियल जो है वो इसको अट्रैक्ट होने लगा इसके पास में। सो ये इस तरह से डेवलप होता गया और एक ये प्लैनेट बन गया। तो यही है कि पहले प्लैनेटेसिमल्स बने। प्लैनेटेसिमल्स क्या है, स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो जिसको प्लैनेटेसिमल्स कहा जाता है। तो याद रखिएगा स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स। तो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स क्यों होंगे, क्योंकि कोर के पास ये बाकी चीज़ें अट्रैक्ट होने लगी और ये कोर के साथ घूमने लगी, तो इसको प्लैनेटेसिमल बोलते हैं। और फिर फाइनल स्टेज में प्लैनेटेसिमल्स जो होते हैं वो एक सिमिलर बॉडी बन गई जो कि आज के डेट के कुछ प्लैनेट्स है, इसलिए फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स बाद में हुआ। उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोलर सिस्टम। स्टेटमेंट ए है मर्क्यूरी इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। स्टेटमेंट 2 है गैनीमेड a satellite of Saturn is largest satellite in the solar system. Statement 3 है Neptune is surrounded by methane gas rings of sub-zero temperature. Fourth है Phobos and Deimos are two satellites of Mars. Which of the statements given above are correct? A 1 and 2, B 2 and 3, C 3 and 4 या फिर D 1 2 3 and 4। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है सिर्फ 3 and 4, ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट है, यानी कि C। सो जो नेपच्यून है इट इज सराउंडेड बाय मीथेन गैस रिंग्स ऑफ सब जीरो टेम्परेचर, ये बिल्कुल बराबर है। नेपच्यून में आपको मीथेन के गैस के रिंग्स देखने मिलते हैं जिसका टेम्परेचर सब जीरो है। मार्स जो है उसमें 2 स्मॉल मून्स है जिसको फोबोस और डाइमोस कहा जाता है, और इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर SF हॉल ने 1817 में। स्टेटमेंट 1 एंड 2 है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ कहा गया था कि वीनस जो है, यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टेटमेंट 1 में कहा गया था मर्क्यूरी इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, ये बिल्कुल गलत है। वीनस जो है इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, मर्क्यूरी नहीं, क्योंकि अगर डेंस एटमॉस्फेयर देखेंगे तो ये एक ग्रीन हाउस यहाँ पे ज़्यादा, और हीट भी सरफेस जो होता है वो बहुत होता है, तो ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा होने के कारण वीनस सन से अगर हम देखेंगे तो जो मर्क्यूरी है ये सन से पास में है, फिर भी वो हीट को ट्रैप नहीं कर पाता, बट वीनस जो है वो सन से
थोड़ा दूर होके भी वहाँ ग्रीन हाउस गैसेस होने के कारण वहाँ पे जो हीट आती है सन से वो वहीं पे रह जाती है, वो ट्रैप हो जाती है, और वो हीट जो इतनी ट्रैप करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की 880 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसका टेम्परेचर पहुँचता है। गैनीमीड जो है ये एक सैटेलाइट है जुपिटर का, और ये लार्जेस्ट सैटेलाइट है सोलर सिस्टम का। यहाँ कहा गया था कि जो गैनीमीड सैटेलाइट है ये सैटर्न का है और ये लार्जेस्ट सैटेलाइट है सोलर सिस्टम का। गैनीमीड नो डाउट लार्जेस्ट सैटेलाइट है सोलर सिस्टम का, बट ये सैटर्न का नहीं है, ये जुपिटर का है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लैनेटॉइड्स जो है जिसको एस्ट्रॉइड्स भी कहा जाता है। याद रखिएगा प्लैनेटॉइड्स को एस्ट्रॉइड्स भी कहा जाता है। ये प्लैनेट जैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो रिवॉल्व अराउंड द सन इन और सोलर सिस्टम। तो ये सन के अराउंड रिवॉल्व होते रहते हैं हमारे सोलर सिस्टम में। बट ये न्यूमरस स्मॉल बॉडीज जो होते हैं यूजुअली कुछ प्लैनेट्स के ऑर्बिट के बीच में पाई जाती हैं। सो वो कौन से प्लैनेट्स हैं जिन दो प्लैनेट्स के बीच में ये एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए अर्थ एंड मार्स, बी मार्स एंड जुपिटर, सी जुपिटर एंड सैटर्न, या फिर डी मर्क्यूरी एंड वीनस। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी मार्स एंड जुपिटर। सो आपको याद रखना है कि जो मार्स एंड जुपिटर है उनके बीच में आपको प्लैनेटॉइड्स देखने मिलते हैं जिसको एस्ट्रॉइड्स भी कहा जाता है। सो मार्स एंड जुपिटर के बीच में देखने मिलेंगे। ये रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ये सन के अंडर सन के अराउंड रिवॉल्व होते रहते हैं। जैसे प्लैनेट्स भी सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं वैसे ये भी सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, बट ये दो प्लैनेट्स के बीच में से रिवॉल्व होते रहते हैं। एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो क्ले और सिलिकेट रॉक से बने होते हैं। ये काफ़ी डार्क होते हैं अपीयरेंस में, और ये जो भी आपको देखने मिलते हैं ये काफ़ी एंशियंट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के, बहुत पुराने ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं। उसके बाद का आपका 10th क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। स्टेटमेंट ए है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर फॉर्म इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ द पेरेंट स्टार वेयर इट वाज टू कोल्ड फॉर गैसेस टू कंडेंस टू सॉलिड पार्टिकल्स। स्टेटमेंट 2 है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर लार्जर एंड देयर लोअर ग्रेविटी कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैसेस। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर इनकरेक्ट? ए 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, या फिर D neither 1 nor 2। सो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बोथ 1 and 2, यानी ये भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है और ये भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सो आपको ये बता दूं कि जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं वर फॉर्म्ड इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ प्लैनेट स्टार वेयर इट वॉज टू वार्म, और यहाँ पे क्या लिखा था कि वेयर इट वॉज टू कोल्ड। तो जहाँ बहुत गर्म होता है वहीं पे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो होते हैं वो स्टार के आसपास बनते हैं। जैसे हमारे जो प्लैनेट्स है उसका जो पेरेंट स्टार है वो सन है, तो सन के आसपास उस जगह ये प्लैनेट बनेंगे जहाँ पे बहुत गर्म होता है गैसेस के लिए, कंडेंस वो नहीं हो पाती है टू कंडेंस इनटू सॉलिड पार्टिकल्स। सोलर विंड्स जो होते हैं वॉज मोस्ट इंटेंस नियरर द सन। तो सन के पास जो सोलर हम कहेंगे ये होते हैं सोलर विंड होते हैं बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। सो इट ब्ल्यू ऑफ लॉट्स ऑफ गैसेस जो होते हैं, जो बहुत सारे डस्ट होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से बाहर निकाल देते हैं। जो भी हमारे प्लैनेट्स होते हैं वहाँ से ये गर्मी के कारण जो भी गैसेस होती है, जो भी डस्ट होती है वो बाहर निकल जाती है। और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स ये स्मॉलर होते हैं और उनकी ग्रेविटी बहुत कम होती है और वो एस्केपिंग गैसेस को इसीलिए होल्ड नहीं कर पाते हैं। सो यहाँ पे ऊपर कहा गया था कि जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं, इनकी ग्रेविटी कम होती है, इसीलिए ये होल्ड नहीं कर पाते एस्केपिंग गैसेस को, यानी गैसेस यहाँ से एस्केप होने लगती है हमारे जो प्लैनेट्स है उसमें से। सो ये बहुत बड़े नहीं होते, ये लार्जर नहीं होते हैं, ये होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे, स्मॉलर, और इनकी ग्रेविटी जो होती है ये इसीलिए होल्ड नहीं कर पाती है। सो ये थे आज के टॉपिक द यूनिवर्स से कुछ क्वेश्चंस जो कि पार्ट 1 में थे। द यूनिवर्स से टॉपिक के कुछ क्वेश्चन अगले वीडियोस में आपको देखने मिलेंगे। आपको डेली ये वीडियोस फॉलो करते रहना है ताकि आपको डेली से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होते रहे, और अगले टॉपिक जो भी आते रहेंगे वो टॉपिक्स पे भी हम एमसीक्यूज लेते रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियोज़ नॉलेजेबल लगी हो। अगर आपको ये वीडियोज़ नॉलेजेबल लग रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करते रहे ताकि आपको वीडियोस के डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी तरह हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।